हेलो दोस्तों, आज हम साइंस की एक बहुत ही अजूबा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परिवहन। और परिवहन में जो मेन घटक होता है दोस्तों, वह है हृदय। यानी कि मनुष्य में हृदय कैसे काम करता है, उसकी संरचना क्या होती है, बनावट, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है हार्ट, हृदय। हृदय है टॉपिक दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम हृदय के बनावट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, हृदय के को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा लाइन खींचना होगा, ऐसा, जो कि ऐसा कर रहा है, और सेम इधर भी आपको ऐसा ही खींचना होगा। दोनों तरफ सेम होना चाहिए। हालांकि इसका जो अथी होता है, चमड़ा, इसका जो स्किन होता है, यहाँ पर मांसपेशियों मोटी होती है और इसमें पतली होती है, यह अलग बात है दोस्तों। इसको हार्ट को समझने से पहले हमें हार्ट में जो चैम्बर होते हैं, कमरे होते हैं, उसको समझना चाहिए कि उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को हम जानते हैं कि मनुष्य में और पक्षी में जो हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वह 4 ठो होते हैं। कितने होते हैं? 4 ठो चैम्बर होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं कि चैम्बर कितने होते हैं दोस्तों। तो चैम्बर के लिए हमको दोस्तों करना है 2। मछली, पहला है मछली, दूसरा है उभयचर या सरीसृप, उभयचर या सरीसृप, और तीसरा है जो दोस्तों वह है स्तनधारी, स्तनधारी या पक्षी। तो दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, तीनों के हम चैम्बर को समझेंगे, मछली, सरीसृप, उभयचर सरीसृप और स्तनधारी। दोस्तों, हम जानते हैं कि मछली में 2 ठो चैम्बर होता है, सरीसृप में 3 ठो चैम्बर होता है और स्तनधारी में होता है 4 ठो चैम्बर। यहां पर जो दोस्तों चैम्बर है, उसमें चैम्बर के 2 ठो पार्ट होता है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। तो आइए हम यहाँ पर समझते हैं चैम्बर, यानी कि हार्ट में जो चैम्बर होते हैं, हार्ट, HEART, हार्ट में जो चैम्बर होते हैं उसका 2 ठो पार्ट होता है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। अपर, UPR अपर, एक होता है लोअर पार्ट दोस्तों। अपर पार्ट को, यानी कि ऊपरी भाग को हम बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं निलय। तो दोस्तों, हार्ट को हम 2 भागों में बांट दिए, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को बोलते हैं आलिंद और लोअर पार्ट को बोलते हैं निलय। तो अब देखिए, जो इसमें जो चैम्बर होता है, इस मछली में 2 ठो चैम्बर होता है, जिसका आकार हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो इसमें 2 ठो पार्ट होता है। इसको ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? आलिंद। क्या बोलेंगे? आलिंद। और नीचे वाले को बोलेंगे निलय। तो दोस्तों, इस तरह से मछली में 2 ठो चैम्बर होता है, एक आलिंद होता है और ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होता है? निलय। यानी कि हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, कमरे होते हैं हार्ट में, वह हो गए, उसको 2 पार्ट में बांटते हैं चैम्बर के, एक अपर एक लोअर। तो यहाँ जो अपर पार्ट है वो आलिंद हो गया और लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे हम? निलय बोलेंगे। अब इसमें देखते हैं, सरीसृप में 3 ठो चैम्बर होता है, जो कि इस तरह से होता है। सरीसृप में 3 ठो चैम्बर इस तरह से होता है, जो कि यह ऐसे होता है। यहाँ पर यह 3 ठो चैम्बर होता है दोस्तों। यहां पर देख रहे हैं, सरीसृप या उभयचर में 3 ठो चैम्बर होता है, जो ससर के चलता है, जैसे हो जाएगा सांप, हो जाएगा छिपकली, हो जाएगा। तो इस सारी चीजों में मतलब कि चैम्बर 3 ठो होते हैं, जिसमें 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 2 ठो है अपर चैम्बर है, जिसको हम बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और यहाँ पर इसको बोलते हैं निलय। और मनुष्य में दोस्तों 4 ठो चैम्बर होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, 4 ठो चैम्बर, जिसमें यह दोनों हो जाएगा आलिंद हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा यह निलय हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, अब यहां पर हमको लगता है कि अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर समझ गए हम, जिसमें हम अपर चैम्बर को आलिंद बोलते हैं और लोअर चैम्बर को निलय बोलते हैं। इसके अलावा आप यह भी समझ गए यहाँ पर कि मछली में 2 ठो चैम्बर होते हैं, उभयचर या सरीसृप में 3 ठो चैम्बर होते हैं, और स्तनधारी या पक्षी में 4 ठो चैम्बर होते हैं। जिसमें यदि आपसे पूछा जाए कि स्तनधारी या पक्षी में कितने आलिंद होते हैं, तो 2 ठो आलिंद होते हैं, और 2 भागों में बांटा गया है। एक है दाहिना आलिंद, एक है बायां आलिंद, एक है दाहिना निलय, एक है बायां निलय। ठीक है दोस्तों। और इस तरह से यदि सरीसृप में पूछा जाएगा कितने आलिंद, तो 2 आलिंद, एक बायां आलिंद, एक निलय, मतलब एक दाहिना आलिंद। और निलय कितना है? तो 1 ठो निलय है। और चैम्बर कितने हैं? कुल 3 चैम्बर है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय। मनुष्य में कितने चैम्बर है? जो कि 4 चैम्बर है,
जिसमें दो ठो अलिंद और दो ठो नीलय, जो कि दाहिना बायां में विभक्त होता है। वहीं पक्षी में दाहिना बायां नहीं होता है, दो ठो चेंबर होता है, जिसमें एक अलिंद और एक नीलय होता है। दोस्तों अलिंद क्या होता है? अलिंद होता है जो ब्लड को हृदय से रिसीव करता है, और नीलय जो होता है जो उसको पंप करता है। नीलय क्या करता है? पंप करता है, और पंप इतना करता है कि उसको पूरे शरीर फैला देता है। तो इसलिए अलिंद की जो दीवारें होती है वह उतना मजबूत नहीं होती है, और नीलय की जो दीवारें होती है वो बहुत मजबूत होती है, क्योंकि उसको पंप करना पड़ता है। आप एक पॉलिथीन में पानी रखते हैं और ऊपर ऐसे कीजिएगा तो पॉलिथीन की दीवार मजबूत नहीं रहेगा तो वो फट जाएगा। तो इसी तरह से यह अलिंद की दीवारें होती है जो बहुत मोटी होती है, यानी कि मजबूत होती है, क्योंकि इसको पंप करना रहता है। तो जब कभी सवाल पूछे कि अलिंद का क्या काम होता है, तो अलिंद का काम होता है कि रक्त को रिसीव करना, जो पूरे शरीर से आता है या फेफड़ा से आता है। लेकिन नीलय का जो काम होता है वह रक्त को पंप करना होता है। इसीलिए कभी एग्जाम में सवाल पूछेगा कि अलिंद और नीलय के दीवारों में से, मांसपेशियों में से किसकी मोटी होती है और मजबूत होती है, तो स्पष्ट रूप से लिखिएगा नीलय की, क्योंकि नीलय को पंप करना पड़ता है। दोस्तों तो इस तरह से हम समझ गए कि हार्ट में जो चेंबर होते हैं, जो कमरे होते हैं, उसको हिंदी में वेस्ट भी कहते हैं। उसको दो पार्टों में बांट दिया गया, एक अपर चेंबर, एक लोअर चेंबर। अपर चेंबर वालों को बोलते हैं अलिंद और लोअर चेंबर वालों को बोलते हैं नीलय। और यहाँ पर भी आप समझ गए कि मछली में दो ठो चेंबर होते हैं, सरीसृप और उभयचर में तीन ठो चेंबर होते हैं, स्तनधारी में चार ठो चेंबर होते हैं। इसके अलावा यह भी समझ गए हैं कि इस चेंबर्स को नीलय और अलिंद में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों अब हम इस चेंबर को जब समझ गए हैं, तो अब हम हृदय की बनावट को समझेंगे। तो आइए हम हृदय की बनावट को समझते हैं इसको। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर हार्ट समझेंगे। हम अभी हार्ट के चेंबर समझ गए कि हार्ट में कितने चेंबर होते हैं। अब हम हार्ट के बनावट को समझेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से इधर में ऐसे खींचे हैं एक कर्व की तरह, उस तरह से हम इधर भी एक कर्व की तरफ खींचे हैं, और दोनों समान है। दोनों क्या है? समान है दोस्तों। अब देखिए यह आगे जाकर ऐसे हो जाता है, ऐसे, और यह इसकी दीवारें मोटी होती है। यहां से देखिएगा आप ऐसे, और यह भी आगे जाकर पतली हो जाएगी ऐसे। यहां पर देख रहे हैं कि इसकी दीवारें यहां मोटी हो गई और इसकी दीवारें पतली हो गई। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, आगे चलकर हम एक पाइप की रचना करेंगे जो कि फुफ्फुस से आती है, यानी कि फेफड़ा से आती है ऐसे। यह देखिए ऐसे करके एक और पाइप की रचना करते हैं ऐसे। यहां पर जो दोस्तों हम पाइप दिए हैं वह फुफ्फुस से आती है, और इस दो ठो पाइप के माध्यम से लंग्स यानी कि फेफड़ा से जो हमें शुद्ध रक्त प्राप्त होता है वो हृदय में आता है। यहाँ पर हृदय में आता है, जो फेफड़ा से रक्त प्राप्त होता है हमें, फेफड़ा से जो रक्त प्राप्त होता है इसके माध्यम से यहाँ आता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बाल्व बना होता है जिसको हम कहते हैं द्विकपाट या बाइकॉस्पिक बाल्व। क्या कहते हैं? बाइकॉस्पिक बाल्व या द्विकपाट। इसके माध्यम से हृदय में रक्त प्रवेश करता है। यहाँ पर एक बाल्व लगा रहता है जिसका नाम है द्विकपाट, जिसको हम तीर के माध्यम से लिख दे रहे हैं द्विकपाट। इंग्लिश में इसको बाइकॉस्पिक बाल्व कहते हैं। और इस माध्यम से लंग्स यानी कि फेफड़ा से यहां पर रक्त आता है दोस्तों। इसीलिए इसको हम कहते हैं फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा नाम इसका है। यहां पर दोस्तों एक और बाल्व बना होता है जिसका नाम होता है एरोटिक बाल्व। यहां पर जो कि ऐसे होता है दोस्तों, यहां पर एरोटिक बाल्व ऐसे होता है और इससे ऐसे जुड़ा होता है, और यह ऐसे कर एरोटिक बाल्व होता है। इसको कहते हैं एरोटिक बाल्व कहते हैं क्योंकि यह एरोटा होता है। एरोटा का मतलब होता है महाधमनी, जिससे पूरे शरीर में रक्त का सप्लाई होता है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाता है दोस्तों। तो यहाँ इसका नाम है महाधमनी। महाधमनी। और इसमें जो बाल्व लगा रहता है उसको कहते हैं एरोटिक बाल्व या महाधमनी बाल्व। एरोटिक बाल्व, और इसको एरोटा कहते हैं, एरोटा। तो दोस्तों इस तरह के आप इधर के बनावट समझ गए, और सेम बनावट इधर भी हम बनाएंगे दोस्तों। इधर का तो समझ गए, यहाँ जो फेफड़ा से जो रक्त आता है वह यहाँ पर आया है, और इस पार्ट को जो कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को, इसको हम बोलते हैं आलिंद। यह जो पार्ट हुआ क्या बोलते हैं? आलिंद। और इसको नीचे वाले जो पार्ट हुआ उसको बोलते हैं नीलय। अब सेम चीज इधर भी बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हम देखिए
इसका नाम है दोस्तों महाशिरा। इससे पूरे शरीर से रक्त आता है, महाशिरा। वेना कावा इंग्लिश में कहते हैं, वेना कावा, वेना कावा इंग्लिश में वेना कावा, महाशिरा। यहां पर दोस्तों, यहां पर एक बाल लगा होता है जिसको ऐसे में दिखाते हैं, इसका नाम है त्रिकपाट। क्या नाम है? त्रिकपाट। इस बालू का नाम है त्रिकपाट। इस बालू का नाम लेते इसको कहते हैं त्रिकपाट या ट्राइकस्पिड बाल बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं त्रिकपाट या ट्राइकस्पिड बाल। और फिर यहां से एक बाल लगा होता है ऐसे, यह चूंकि फेफड़ा में रख जाता है, इसके लिए इसीलिए इसका नाम है फुसफुस बाल या फुफ्फुस बाल, फुफ्फुस बाल। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारा हार्ट का फिगर बन गया है, जिसमें हम गौर से देखेंगे इस तरफ के पार्ट को कहते हैं राइट। क्या कहते हैं? राइट, RIGHT, राइट। इसको बोलते हैं लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। ऐसे यदि हम खड़ा होते हैं तो इधर हो जाता है लेफ्ट और इधर हो जाता है हमारा राइट दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमको, यहाँ पर यह हृदय का फिगर बन चुका है। अब इसका हम इसमें रक्त के मार्ग को हम समझेंगे दोस्तों कि रक्त का मार्ग कैसे कैसे प्रकट होता है। तो देखिए सबसे पहले जो दोस्तों यहाँ पर ब्लड आता है, तो सबसे पहले ब्लड यहाँ से हृदय से आता है जो कि लेफ्ट है, इसको बोलते हैं बायां, इसको बोलते हैं दायां। अब देखिए जो दोस्तों हृदय से जो रक्त आता है, यहाँ पर जो फुसफुस लंग से जो रक्त आता है वो सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है। बायां आलिंद से इस द्विकपाट के माध्यम से ये नीचे खुलता है रक्त और इसके माध्यम से यह आ जाता है बायां नीलय में। इसको बोलते हैं बायां नीलय। क्या बोलते हैं? बायां नीलय। और इसका नाम है बायां आलिंद, बायां आलिंद। इसी तरह से इसका नाम है क्या? दायां आलिंद। और इसका नाम हो जाएगा दायां नीलय। आपको पता है कि नीचे वाले पार्ट को हम नीलय करते थे, यह दोनों नीलय हो गया और यह दोनों आलिंद हो गया। यह बायां तरफ है तो इसलिए इसको बायां। बायां कैसे? ऐसे हम खड़ा है तो हमारा इस तरफ दाहिना हाथ है तो ये हमारा राइट हो गया और ये बायां है तो हमारा ये बायां तरफ हो गया। दोस्तों हृदय का वजन, जो हृदय हमारे शरीर में अवस्थित होता है वो बाएं तरफ नीचे होता है। ये हमारा बायां पार्ट है शरीर के और यहाँ पर नीचे होता है और हृदय का वजन होता है जो कि 300 ग्राम का होता है दोस्तों। बहुत ही छोटा होता है हृदय, 300 ग्राम का होता है, लेकिन यह 5 लीटर ब्लड को सप्लाई कर देता है। यह बात हम दोस्तों आगे बताएंगे। यहाँ पर समझते हैं हृदय में रक्त का मार्ग समझते कैसे कैसे है। तो यह फुफ्फुस है जो कि लंग्स से आता है रक्त और यह आता है किसमें? तो बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से इस द्विकपाट के माध्यम से, बाइकॉस्पिड वाल्व के माध्यम से यह बायां नीले में जाता है। और जब बायां नीले इसको पंप करता है, इसमें रक्त गिरता है, यह गुब्बारे की तरह है और इसमें रंग गिरता है। गुब्बारा को ऊपर ऐसे पुश करेंगे तो पानी या रंग ऊपर जाएगा, तो इसके माध्यम से यह पंप होता है ऊपर की ओर। तो इस बालू के माध्यम से यह महाधमनी में जाता है और महाधमनी से पूरे शरीर में सप्लाई होता है, क्योंकि महाधमनी से धमनी, शिरा और कोशिकाएं जुड़ी होती है। तो इस तरह से पूरे शरीर में रक्त चल जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात समझने की बात है कि यहाँ पर जब भी ऐसे यह ब्लड ऊपर की ओर जाता है ऐसे, तो यह बाल बंद हो जाता है, यानी कि नीलय का रक्त पुनः यह आलिंद में नहीं जा पाएगा क्योंकि यह बाल बंद हो जाएगा। ऐसे है, ऐसे जब नीचे से धक्का देगा तो यह से बंद हो जाएगा दोस्तों, यह से बंद हो जाता है। तो यह इससे केवल महाधमनी के माध्यम से ब्लड जा सकता है और महाधमनी से यह धमनी, शिरा और केशिका में चला जाता है और उसके बाद पूरे शरीर में से रक्त कहा जाता है वेना कावा, महाशिरा में आता है। कहां से आता है? महाशिरा में आता है दोस्तों। और महाशिरा से फिर आ जाता है किस आलिंद में? यहाँ पर आलिंद है तो आलिंद दायां आलिंद में आ जाता है। दायां आलिंद में जब रक्त आता है तो इस त्रिकपाट के माध्यम से यह दायां नीलय में आ जाता है, इस जगह में आ जाता है, इस पूरे जगह में दायां नीलय में आ जाता है। लेकिन यहां पर ही दायां नीलय है तो फिर यह पंप करता है रक्त को ऊपर की ओर, ऐसे रक्त करता है। तो यह इसके माध्यम से फुफ्फुस धमनी से कहते, क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। और इससे यह कहां चला जाता है? तो यह लंग्स में चला जाता है, फेफड़ा में।
फेफड़ा में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप देख लिए हैं कि रक्त फुफ्फुस शिरा यानी कि लंग्स से आएगा फुफ्फुस शिरा यह बायां आलिंद में, बायां आलिंद से आएगा बायां नीलय में, और बायां नीलय से यह चल जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से पूरे शरीर में वितरण होगा। और फिर पूरे शरीर से वितरित जो होता है वह जो ब्लड होता है वह यहाँ आ जाता है वेना का महाशिरा, इधर से और इधर से दोनों जगह से आ सकता है वेना का महाशिरा। महाशिरा से फिर आ जाएगा यह दायां आलिंद में, फिर आ जाएगा दायां नीलय में यहाँ पर, और फिर यह फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में चला जाता है। अब एक बात दोस्तों देखने के माध्यम है कि यहाँ पर जो आता है फुफ्फुस शिरा से, यहाँ से शुद्ध रक्त आता है। क्या आता है? शुद्ध रक्त आता है, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त आता है, और यह पूरे शरीर में चला जाता है महाधमनी के पास। और पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त वह आता है यह वेना का महाशिरा के माध्यम से आता है अशुद्ध रक्त। और फिर यहाँ से इसके माध्यम से ऐसे गुजरते हुए ऐसे आ रहा है, तो ऐसे गुजरते हुए ऐसे यह पूरा चल जाता है लंग्स में, यानी कि फेफड़ा में चला जाता है। यही है रक्त का मार्ग। और यहां से जो रक्त आता है ऐसे करते हुए ऐसे, एक काम करते हैं आपको इसको हम दूसरा कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे यह फुफ्फुस आता है रक्त, ऐसे आएगा फुफ्फुस में, यह होते हुए ऐसे करके यह निकल जाता है, यह पूरे शरीर में चल जाता है। और यहां से पूरे शरीर से जब ब्लड आता है ऐसे करके ऐसे पूरा यह लंग्स में चल जाता है। यानी कि हमारा जो ब्लड है वह अंततः लंग्स में ही चल जाता है शुद्ध होने के लिए। किस चीज के? शुद्ध होने के लिए। यहां से शुद्ध रक्त आता है तो यह बायां आलिंद में आता है, फिर बायां नीलय में आता है, फिर महाधमनी से पूरे शरीर में, और फिर पूरे शरीर से ब्लड को खींचता कौन है? तो वेना का शिरा यह खींचता है। और यह शिरा से खींचकर यह दायां आलिंद में आता है, दायां नीलय में, और फुफ्फुस धमनी में आ जाता है फेफड़ा में। दोस्तों आपको पता है कि धमनी से होकर शुद्ध रक्त बहता है, जो कि शुद्ध रक्त किसको होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ तो उसको शुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। तो धमनी से दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है और शिरा से अशुद्ध रक्त जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस धमनी में फुफ्फुस लगा रहा होता है उसका उल्टा होता है। जैसे धमनी से शुद्ध रक्त जाता है लेकिन फुफ्फुस उसमें लगा देंगे तो शुद्ध रक्त नहीं अशुद्ध रक्त जाएगा। शिरा से अशुद्ध रक्त जाता है लेकिन फुफ्फुस लगा देंगे तो शुद्ध रक्त जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है फुफ्फुस शिरा, तो शिरा से हम जानते हैं कि अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन फुफ्फुस लगा दिया तो शुद्ध नहीं जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय से निकलता है, इसलिए शुद्ध रक्त है। यहाँ पर देखिए यहाँ लगा फुफ्फुस धमनी, तो धमनी से क्या जाता है? शुद्ध रक्त में जाता है। धमनी से क्या है? तो शुद्ध रक्त जाता है। लेकिन यहाँ फुफ्फुस लगा है तो उल्टा हो जाएगा सीधे। धमनी में यदि फुफ्फुस लगा है तो शुद्ध रक्त नहीं अशुद्ध रक्त जाएगा, क्योंकि वेना कावा से यह पूरे अशुद्ध रक्त खींचता है और इसके माध्यम से फेफड़ा में चला जाता है। तो यहाँ फेफड़ा से निकलता है शुद्ध रक्त, इसीलिए यहाँ फुफ्फुस लगा दिए तो फुफ्फुस शिरा हुआ। और यहाँ हृदय से जाता है फेफड़ा में, इसलिए फुफ्फुस धमनी लगा दिए। तो इतना कंफर्म रहेगा कभी भी कि धमनी से शुद्ध रक्त जाता है और शिरा से अशुद्ध रक्त। लेकिन कहेगा फुफ्फुस धमनी, तो धमनी से शुद्ध हो जाता है, लेकिन फुफ्फुस लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा, शुद्ध नहीं अशुद्ध जाएगा। और यहाँ शिरा से अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन जब ये फुफ्फुस लगा देगा तो कहेगा शुद्ध रक्त जाएगा दोस्तों। तो इसको हम एक ड्रॉ फिगर के माध्यम से हम इसका हम रास्ता बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम हृदय में रक्त के मार्ग को इस तरह से समझेंगे, जो कि हम फिगर ड्रॉ कर लिए यहाँ पर है। इसके माध्यम से देखिए, इसके माध्यम से पूरे शरीर से रक्त कहाँ आता है? यहाँ महाशिरा में, यह महाशिरा पूरे शरीर से रक्त को खींचता है। उसके बाद कहाँ आता है? दायां आलिंद में, तो दायां आलिंद दिया है, दायां आलिंद। फिर उसके बाद आता है दायां नीलय, जो कि दायां नीलय यह है दोस्तों। उसका आगे चला जाता है फुफ्फुस धमनी, यह जो आकृति देख रहे हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में, और पुनः फेफड़ा से हमारे रक्त को यह फुफ्फुस शिरा खींच कर लाती है, फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा कहाँ लाती है? तो देखिए बायां आलिंद में, यह बायां है, इस तरफ बायां है तो बायां आलिंद में लाती है। पुनः यह बायां आलिंद से बायां नीलय में आती है रक्त, और बायां नीलय से यह महाधमनी, और महाधमनी से पूरा शरीर में चल जाता है। यहाँ देखिए पूरे शरीर है और यहाँ पूरे शरीर है दोस्तों। तो दोस्तों इस आकृति से आप समझ जाते हैं। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, पूरा शिरा से कहाँ हो जाएगा? महाशिरा खींच के लगा कहाँ? दायां आलिंद में, दायां नीलय में, दायां नीलय फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में जाएगा। यहाँ पर देखिए फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा, और फुफ्फुस शिरा रक्त को खींच कर कहाँ लाती है? यहाँ पर बायां आलिंद में, जो कि यहाँ बायां आलिंद लिखा है। पुनः आ जाएगा बायां नीलय में, उसके बाद महाधमनी से, और महाधमनी से पूरे धमनी शिरा और छोटी छोटी किसका के माध्यम से पूरे शरीर में चल जाता है। तो दोस्तों यह हृदय में रक्त के मार्ग है।
अब दोस्तों हम यह समझते हैं कि हृदय में जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो हृदय की जो दोस्तों यह बाहरी वाली परत है, यह बाहरी वाली परत है, इसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या नाम है? पेरिकार्डियम। और इसके जो अंदर वाली ये सब परत होती है, ये जो अंदर वाली परत ये है, इसको नाम है इंडोकार्डियम। क्या नाम है? इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम। और बीच की यह जो परत होती है, बीच की यह जो परत होती है ऐसे ऐसे, इसका नाम है मायोकार्डियम। क्या नाम है? मायोकार्डियम। सब में कार्डियम लगा है। बाहर वाले को पेरिकार्डियम, अंदर वाले को इंडोकार्डियम, और बीच वाले परत को बोलते हैं मायोकार्डियम, जो कि हृदय की परत होती है। मायोकार्डियम दोस्तों। और यह जो बीच वाली परत है, इसको कहते हैं कार्डियक सेप्टम। क्या कहते हैं? कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम, या केवल सेप्टम भी बोलते हैं, केवल सेप्टम भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने हृदय के फिगर और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं सारा के सारा हमने यहाँ पर समझा दिया है। हृदय में कितने चेंबर होते हैं। एक बात यहाँ समझना है दोस्तों कि यहाँ पर जो हार्ट है ये इसको आलिंद बोलते हैं, और आलिंद की मांसपेशियां मोटी होती है क्योंकि यह रक्त को पंप करता है, ऊपर की ओर पंप करता है। लेकिन आलिंद की दीवारें मांसपेशियां कमजोर होती है क्योंकि वह केवल रक्त को रिसीव करता है, और आलिंद को रक्त को पंप करना होता है। इसीलिए दोनों तरफ जो आलिंद है, यदि सवाल पूछता है कि दोनों की मांसपेशियां किसकी मजबूत होती है, तो नीलय की। नीलय क्या करता है? हृदय में रक्त को पंप करता है ऊपर की ओर। अब एक होता है यह महाधमनी, यहां पर देख रहे हैं महाधमनी। जैसे आप सुनिएगा कि महाधमनी खुलता है और बंद होता है तो लब डब की आवाज होती है, जो कि दोस्तों कुछ इस तरह से होती है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा, ऐसे खुलने और बंद होने दोनों में आवाज होता है। तो यही जो महाधमनी के यह जो है एरोटिक वाल्व है, यही खुलता और बंद होता है तो लबडब की आवाज होती है, यानी कि दिल की धड़कन का पता लगता है कि दिल धड़कता है, लबडब की आवाज होती है। आला लगाकर इसको टेस्ट किया जाता है, और इसी से हृदय की धड़कन को पता लगाया जाता है कि हृदय की धड़कन कम है या ज्यादा है। आपको दोस्तों मालूम होगा कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना? 1 मिनट में हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और हमारे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। लेकिन इतना ब्लड एक ही बार में कैसे शुद्ध हो जाता है, एक ही बार में हृदय से कैसे गुजरता है? तो ऐसा बात नहीं दोस्तों है। बात ऐसी है कि यहाँ पर यदि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बार हृदय धड़कता है तो वह 70 ml ब्लड को शुद्ध करता है, 70 ml ब्लड को शुद्ध करता है। आप 70 गुने 72 कीजिएगा तो एक बार में 70 ml, तो 2 बार में 3 बार 72 से गुना कर दिया तो यह लगभग 70 गुने 72, लगभग यह 5 लीटर ब्लड के बारे में के लगभग 5 लीटर के आसपास आ जाता है दोस्तों। तो यानी कि 1 मिनट में ब्लड, यानी कि पूरे शरीर जो 5 लीटर ब्लड है उसको वह शुद्ध कर देती है दोस्तों। यहाँ पर कितनी बार? एक बार धड़कती है तो 70 ml, इसलिए 72 गुने 70 की जगह तो 72 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में, तो उसके गुना से आपको पता चल जाएगा लगभग 5 लीटर ब्लड को यह शुद्ध कर देती है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त होगा, क्योंकि आज हम फिगर बहुत अच्छा से ड्रॉ करके और आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।